गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स एमसीक्यू की सीरीज में 13 अगस्त पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स होंगे उसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और शुरुआत करेंगे कोटेशन के साथ। फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। नाउ यूपीएससी में कैसे इसे अप्लाई करने वाले हैं आप देखिए। बहुत बार यहाँ पर भी ऐसा होगा, आप एवरीडे बेसिस पे भी मॉक टेस्ट देते हैं। यहाँ पे एवरीडे बेसिस पे आप ये एमसीक्यूज स्कोर करते हैं। कई बार आपका स्कोर 3 आता होगा, 4 आता होगा, लेस देन 6 आप कई बार 0 भी स्कोर किया होगा। तो इट इज़ ओके एज लॉन्ग एज आप अपनी यहाँ पे जो गलतियाँ हुई हैं, मान लीजिए आपका स्कोर सिर्फ 2 आया 10 में से और 8 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। अगर आप इन 8 क्वेश्चन जो आपने गलत किए इससे सीख पा रहे हैं किसी भी तरीके से, इसे नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करके करेक्ट कर पा रहे हैं, देन इट इज ऑल एक्सेप्टेबल, इट इज ऑल राइट। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तभी मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती हो भी रही है तो कोई बात नहीं, आप उससे सीखिए और दोबारा से जब आप रिवाइज करने के बाद अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो स्कोर है वो उस पर्टिकुलर एमसीक्यूज में तो आपका इंप्रूव करेगा ही, आगे आने वाले एमसीक्यूज में भी आपका धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव होता जाएगा। तो यहाँ पे फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। तो इसको आप एक परमानेंट फेलियर मत मानिए। अगर आपका स्कोर कम भी आ रहा है, चाहे वो आप फुल फ्लेज मॉक टेस्ट जो हम करते हैं उसमें आपका स्कोर जो है कट ऑफ से नीचे आता है, या फिर एवरीडे बेसिस पे जो हम करते हैं उसमें आपका स्कोर 6 से कम आता है, जस्ट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। रिवाइज करिए दोबारा, नेक्स्ट डे उसे दोबारा से अटेम्प्ट करिए, ताकि जो भी मिस्टेक्स यहाँ हुई हैं, जो ये 8 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए, इसमें से अगर कोई एक क्वेश्चन भी अगर यूपीएससी के अंदर आता है तो वहां पर वो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव है। चलते हैं तो नए मेंबर्स को एक बार वेलकम करते हैं। तो गौरव राठौर ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। और एक चीज़ और जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मेल भी किया और अपने वीडियोस भी बना के भेजे। स्टिल मैंने इसे वीडियो में नहीं कहा था, तो हो सकता है कुछ लोग जो टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता हो। इफ़ एनी ऑफ यू वांट टू ज्वाइन नेटवर्क फैमिली, तो आप किसी भी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। एज अ टीचर भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू टीच, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाना नहीं चाहते लेकिन कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों में से किसी भी वे आउट से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या, अगर आप एज ए टीचर एज ए फैकल्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 मिनट का एक जो वीडियो है वो हमें नेटवर्क प्रेप पर भेज दीजिएगा अपने रेज्यूमे के साथ। अदरवाइज अगर आप कंटेंट क्रिएटर के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक जैसे पीपीटी हम डिस्कस करते हैं जिसमें इंग्लिश होता है और बाइलिंगुअल होती है, हिंदी भी होता है, तो इस तरीके से 10 एमसीक्यूज की एक पीपीटी जो है अलॉन्ग विद योर रेज्यूमे हमें भेज दीजिएगा networkprep@gmail.com पे। आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग ऑल द एप्लीकेशंस देन वी विल डिसाइड। चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो आज हम दैप्सांग प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पुतनिक 5 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक क्वेश्चन इनहेरिटेंस राइट्स के ऊपर भी है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के बारे में भी देखेंगे, रिवर्स देखेंगे नॉर्थ टू साउथ जेएनके के अंदर, माउंट सिनाबंग वोल्केनो के बारे में देखेंगे, वोल्केनो के ऊपर एक ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन भी है, देन रेटल या रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे, इको टूरिज्म जोन्स के बारे में देखेंगे, एंड फाइनली एडू एटोल के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हम वेरियस टॉपिक। मार्किंग स्कीम आप जानते हैं, आपको 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करना है। अगर 6 से कम स्कोर आता है तो दोबारा से रिवाइज करके उसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे में आप इसे दोबारा अटेम्प्ट करके स्कोर को इंप्रूव कर लीजिएगा। और किसी भी तरीके की आपको मिस्टेक्स पता चलती है कि आप किसी भी स्टेटमेंट को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर यहाँ पे इन चीज़ों को धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएंगे, एलिमिनेशन मेथड अपना स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, और अगर एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट को लेकर कुछ हिंट दे रही है, ये सब चीज़ें आप पकड़ने लग जाएंगे, तो ओवरऑल जो स्कोर है आपको वैसे ही इंप्रूव हो जाएगा। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दैप्सांग प्लेन्स। पूछा कि दैप्सांग प्लेन्स जो है वो कहाँ पर लोकेट करते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में थे, क्या न्यूज़ थी वो भी डिस्कस करेंगे, बट पहले क्या लद्दाख में ये लोकेट करते हैं, जेएनके में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर सिक्किम में। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में मेजर जनरल लेवल टॉक्स जो हैं वो करी गई हैं स्ट्रेटेजिक दैप्सांग प्लेन्स के ऊपर। लोकेशन आपको दिखाऊंगा। जो ये टॉक्स करी गई हैं ये दौलत बेग ओल्दी में करी गई। जो दोनों कंट्रीज हैं यहाँ पे, दोनों कंट्रीज का जो परसेप्शन है इस पर्टिकुलर लैंड रीजन को लेकर वो डिफरेंट है। इसी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो टाइम टू टाइम होता रहता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, इसी परसेप्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो दोनों कंट्रीज थी वो यहाँ पर जो मेजर जनरल लेवल की डिस्कशन थी दोनों के बीच में करी गई। ध्यान रखिएगा। तो ये जो रीजन है लोकेट कहाँ करते हैं दिखा देता हूँ मैप के ऊपर एक बार आपको। सो दिस इज द दैप्सांग प्लेन्स, ये लद्दाख वाले रीजन के अंदर। ये गालवन जो था अभी काफी न्यूज में था, दौलत बेग ओल्डी जो है ये तो काफी न्यूज में रहता ही है। तो ध्यान रखिएगा, लोकेशन जो है इसकी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी लद्दाख, जो हमारी यूटी है। ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ और चीजें देखते हैं इसके बारे में। देखिए, जो दैप्सांग प्लेन्स है अलोंग विद पैंगोंग सो लेक, ये जो 2 रीजन है ये दोनों आप कह सकते हैं बॉर्न ऑफ कंटेंशन है इंडिया और चाइना के बीच में। और वैसे भी ये देख सकते हैं आप अक्साई चीन वाले रीजन में है। तो 1962 की जब वॉर हुई थी, चाइना के ट्रूप्स जो थे उन्होंने प्लेन को ऑक्यूपाई कर लिया था, और 2013 में
चाइनीज जो थे 19 किलोमीटर और भी अंदर आ गए थे और वहां पे आके अपने टेंट्स लगा दिए थे। अभी भी आप न्यूज में सुनते रहते होंगे, करता क्या है चाइना, यही करता है, 2-2, 3-3 किलोमीटर अंदर आके अपने टेंट्स लगाता जाता है। तो ये उसकी एक आदत है और इसी वजह से, इसी टेंट लगाने की वजह से एक 21 डे स्टैंड ऑफ भी जो था वो हुआ था। ठीक है, चाइनीज ट्रूप जो है अभी रिसेंटली क्या है कि उन्होंने इंडियन आर्मी के जो पेट्रोल्स होते थे, जो इस रीजन में इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग करती थी, उसको रोकने की काफी कोशिश करी है। वहां पे अपने टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स जो वो खड़े करें ताकि पेट्रोलिंग को रोका जाए। इसी वजह से ये जो टॉक्स करनी जरूरी हो गई थी दोनों कंट्रीज के बीच में, विच इज रिसेंटली ऑर्गेनाइज। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए जो लोकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मेंस के लिए भी आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में दैप्संग प्लेन वाला जो रीजन है, पैंगोंग सो वाला जो रीजन है, ये बॉन ऑफ कंटेंशन बने हुए हैं। पैंगोंग सो कहां पर है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज कंसर्निंग स्पुतनिक 5। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 के बारे में कौन सी यहां पे जो स्टेटमेंट दी गई है वो करेक्ट है। पहली कहती है इट इज एन अर्थ सैटेलाइट डेवलप्ड बाय रशिया, ये एक अर्थ सैटेलाइट है जो कि रशिया ने डेवलप किया है। Second, it is named after first artificial Earth satellite Sputnik, first launched by Soviet Union। इसका जो नाम रखा गया है, जो पहला अर्थ का एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट था स्पुतनिक द फर्स्ट, उसको जो लॉन्च किया था सोवियत यूनियन ने, उसके नाम पर रखा गया। सोचिए, चलिए देखिए, स्पुतनिक जो 1 था, इट वॉज एन आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट, बिल्कुल ठीक है सेकंड स्टेटमेंट, और तब के सोवियत यूनियन ने इसे लॉन्च किया था, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी आपने न्यूज में देखा होगा कोविड-19 वैक्सीन को रशिया कह रहा है कि उसने डेवलप किया है और यहां पे उसको जो नाम दिया गया दैट इज द स्पुतनिक 5। तो ये कोई अर्थ सैटेलाइट नहीं है, इट इज द वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस। तो आपके यहां पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। आंसर तो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, रशिया जो है पहली ऐसी कंट्री बन गई जिसने ऑफिशियली रजिस्टर किया है कोविड-19 वैक्सीन और डिक्लेयर किया कि ये यूज करने के लिए रेडी है। इंडिया की भी कोवैक्सीन हमने डिस्कस करी थी कुछ दिन पहले, ये भी अप्रूव करी जा चुकी है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए। देखते हैं आगे आने वाले टाइम में इसको कितनी जल्दी अप्रूवल मिलता है और इसको हम यूज कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें देख लेते हैं। ये जो वैक्सीन डेवलप करी गई है इसे करा है गामालेया इंस्टीट्यूट जो है रशिया का, मॉस्को के अंदर है। उसने रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके इस पर्टिकुलर वैक्सीन को डेवलप किया। अब देखिए, वैक्सीन की जो स्टेजेस है वैसे प्रीलिम्स के सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस में कहीं ना कहीं आपको लिखना पड़ सकता है अगर कुछ वैक्सीन के ऊपर अगर कोई भी मेंस का क्वेश्चन आता है तो जो स्टेजेस होती हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी स्टेज होती है, फिर प्री क्लिनिकल स्टेज होती है, फिर क्लिनिकल डेवलपमेंट्स होती हैं, देन रेगुलेटरी रिव्यूज एंड अप्रूवल्स होते हैं। फाइनली अप्रूवल जब मिल जाता है तो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर क्वालिटी कंट्रोल टाइम टू टाइम चलता रहता है। तो यहाँ पे इसमें वेरियस ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स के बाद अप्रूवल होता है, अप्रूवल के बाद मैन्युफैक्चरिंग होती है और मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या होता है, इसके अंदर क्वालिटी जो कंट्रोल होता है वो टाइम टू टाइम चलता रहता है। ध्यान रखिएगा, तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ हिंदू वीमेन। न्यूज में एक आर्टिकल दिया गया था, इसको इसी वजह से बनाया। तो इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ हिंदू वीमेन के ऊपर यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली कहती है अ हिंदू वुमेन्स राइट टू बी अ जॉइंट हेयर टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज बाय बर्थ। तो हिंदू वुमेन जो है उनका राइट है किसके अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, फादर की प्रॉपर्टी के अंदर बाय बर्थ। Second, the Hindu Succession Amendment Act 2005 gave Hindu women the right to be corpus और joint legal heir। तो यहाँ पे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ने हिंदू वुमेन को ये राइट दिया है कि वो जॉइंटली मेल के साथ एक लीगल हेयर जो है वो बन सकती है। द लॉ अप्लाइज टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड टू इंटरस्टेट सक्सेशन इन प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या है, देखिए द लॉ किस पे अप्लाई होता है, लॉ अप्लाई होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, और साथ में इंटरस्टेट सक्सेशन मतलब ऐसी सक्सेशन जहां पे विल जो है वो नहीं बनाई गई हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है लेकिन डेथ से पहले वो अपनी विल जो है नहीं बना के जाते हैं, तो वहां पर ये चीज अप्लाई होती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड किया है हिंदू विमेन का राइट टू बी अ जॉइंट लीगल हेयर, जो कि हमारी सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है। ठीक है, किसके लिए, टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑन टर्म्स ऑफ इक्वल टू द मेल हेयर्स। तो जो मेल के यहाँ पे राइट्स होते हैं उसको इक्वल करते हुए यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड कर दिया विमेन का राइट। तो जस्ट लाइक मेल, यहाँ पे फीमेल को भी इक्वल राइट रहेगा। तो हिंदू विमेन राइट टू बी जॉइंट हेयर, पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 ने राइट ऑफ कॉर्पस इनर्स या फिर जॉइंट लीगल हेयर जो था वो दिया था। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर राइट होता है, बिल्कुल होता है। इंटरस्टेट सक्सेशन में होता है, जहां पे विल नहीं होती उसमें भी क्या राइट होता है, यस वहां पर भी होता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती हैं, आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4।
जो कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के बारे में बात कर रहा है। पूछ रहा है कि इसके बारे में MC 1999 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। पहली कहती है द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999, जिसको शॉर्ट में MC 99 कहते हैं, एस्टैब्लिशेस एयरलाइन लाइबिलिटी इन द केस ऑफ डेथ और इंजरी टू पैसेंजर। तो MC 99 जो है ये बताती है कि एयरलाइन की लाइबिलिटी क्या है अगर किसी भी पैसेंजर की डेथ हो जाती है या फिर उसको इंजरी हो जाती है। देखते हैं। MC 99 is designed to be a single universal treaty to govern airline liability around the world। तो MC 99 जो ये डिजाइन करते हैं बेसिकली एक सिंगल पॉइंट ऑफ आप कह सकते हैं रिड्रेसल पॉइंट है जहां पे एयरलाइन की लाइबिलिटी जो है वो तय करी जाती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, ये जो न्यूज थी, ये जो अभी कोझिकोड में जो वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ उसको लेकर एक आर्टिकल दिया गया था और उसके ऊपर ये MCQ बनाया गया था। तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर और प्रीलिम्स के अंदर भी इसके बारे में स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। तो क्या ये MC 99 जो है एयरलाइन की लाइबिलिटी के बारे में बताता है? तो यस, अगर किसी भी यहाँ पर एयरलाइन क्रैश होता है और उसकी वजह से किसी की जान चली जाती है, किसी को इंजरी हो जाती है, कोई परमानेंटली डिसेबल हो जाता है या किसी भी तरीके की चोट लगती है, तो वहां पर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो है ये बताती है कि एयरलाइन को कितना डैमेज जो है, कितना कॉम्पनसेशन जो है वो देना है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। MC 99 इज डिजाइन टू बी ए सिंगल यूनिवर्सल ट्रीटी। तो यस, अपने आप में अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो एयरलाइन की लाइबिलिटी बनाने वाली एक यूनिवर्सल ट्रीटी है जो कि एयरलाइन लाइबिलिटी को गाइड करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी वो भी ठीक हो जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा C विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पुट द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ आपको लगाना, आपको पता है कि JNK की सारी ये रिवर्स हैं, इवन दो यहाँ पे हिमाचल से भी होती हुई जाती हैं और पंजाब से भी होती हुई जाती हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान में जाके एंटर करती हैं। क्वेश्चन क्यों बनाया वो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको नॉर्थ से साउथ इन रिवर्स को लगाना है ऑर्डर के अंदर। तो इंडस है, झेलम है, चिनाब, रावी, सतलुज, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सोचिए, फिर मैप के ऊपर देखेंगे। चलिए देखिए, राटले प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर ये जो रिवर्स थी न्यूज में थी। हम जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसके ऊपर तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये जो रिवर्स है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए अभी तो यहाँ पे अगर हम नॉर्थ से शुरू करें तो इंडस है सबसे पहले, तो ये ऊपर से जा रही है। देन सेकंड झेलम है, देन चिनाब है, रावी एंड सतलुज। ठीक है, ब्यास ऑफकोर्स सतलुज से ऊपर है तो 5 नंबर पे होगी ब्यास, 6 नंबर पे होगी सतलुज। ब्यास इसलिए मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं है। तो यहां पे देखते हैं, इंडस नंबर 1 पे थी, झेलम थी, फिर उसके बाद चिनाब है, देन रावी है, देन सतलुज है। तो ऑलरेडी ये क्रम में दिए गए, एक ऑर्डर के अंदर नॉर्थ टू साउथ दिए गए, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा A। बट एग्जाम के अंदर आगे पीछे भी दिए जा सकते हैं, तो आपको ये जो पर्टिकुलर मैप है ये अच्छे से याद रख लेना है, चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने रूम में लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि माउंट सिनाबंग के बारे में है। माउंट सिनाबंग के बारे में पूछा है कि ये जो वोल्केनो है विच इज इरप्टेड रिसेंटली, ये माउंट सिनाबंग कहाँ पे लोकेट करता है जहां से अभी ये इरप्शन हुआ है? क्या ये मलेशिया में है, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया? सोचिए क्या आंसर होगा। अभी आपने काफी जगह पे न्यूज में देखा होगा, इवन सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि काफी सारी फोटोज दिखा रखी थी जिसके अंदर से कॉलम ऑफ एशेस, काफी स्मोक निकल रहा था। तो मोर देन 16,000 फीट जो है एयर के अंदर ये जा चुका है। वोल्केनो जो ये रिसेंटली इरप्ट किया है नॉर्थ सुमात्रा के अंदर लोकेट करता है और ये एक्टिव है सिंस 2010। तो कहां पर है ये? इंडोनेशिया के अंदर। बी इज द करेक्ट आंसर, माउंट सिनाबंग। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और चीज हम डिस्कस करेंगे। इंडोनेशिया जो है सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस की एक होम कहा जा सकता है, कंट्री कहा जा सकता है, क्योंकि जो रिंग ऑफ फायर आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसे प्लीज गूगल कर लीजिएगा। रिंग ऑफ फायर जिसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं, वहां उस रीजन में ये लोकेट करता है जहां पे सबसे ज्यादा वोल्केनोस जो है फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स, फ्रीक्वेंटली वोल्केनोस जो है वो यहाँ पे इरप्ट करते रहते हैं। तो ये जो रीजन है पूरा का पूरा, ये एक्टिव वोल्केनोस एज वेल एज फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स की वजह से जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर जो है अराउंड 75% जो वर्ल्ड के वोल्केनोस आते हैं, ध्यान रखिएगा 75% एंड 90% जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो इसी रीजन के अंदर आते हैं। ठीक है, एक बार लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज द लोकेशन, इंडोनेशिया, सुमात्रा, नॉर्थ सुमात्रा एंड देन ये आपका माउंट सिनाबंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि वोल्केनो को लेकर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट वोल्केनो? वोल्केनो के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है, बट क्योंकि न्यूज में वोल्केनो के बारे में डिस्कशन किया गया था, इसी वजह से जो स्टैटिक पोर्शन है वो हमारे
करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखी है, कह रखा है अ वोल्केनो कैन बी एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। तो वोल्केनो जो है 3 टाइप का हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, डोरमेंट हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है। सेकेंड, एन इरप्शन टेक्स प्लेस व्हेन मैग्मा राइजेस टू द सर्फेस। तो यहाँ पे इरप्शन तब होता है जब मैग्मा सरफेस तक आ जाता है, ये भी हो सकता है। थर्ड, व्हेन द मैग्मा इज थिन देयर इज अ वायलेंट एक्सप्लोजन। जब मैग्मा जो होता है वो पतला होता है, थिन होता है, तो एक्सप्लोजन जो है वो काफी वायलेंट होता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो वोल्केनो की 3 टाइप्स होती हैं। अगर जीसी लियोंग आप पढ़ रहे हैं तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा। एक्टिव वोल्केनो होते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि 2010 से जो ये वोल्केनो था एक्टिव था। डोरमेंट होते हैं जो अभी नींद में है, सोए हुए हैं, हो सकता है फ्यूचर के अंदर वो एक्टिव हो भी जाएं या ना भी हो। एक्सटिंक्ट जो पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं, ठीक है। ये 3 इसकी टाइप्स होती हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। सेकंड, एन इरप्शन टेक्स प्लेस व्हेन मैग्मा राइजेस टू द सरफेस। तो ऐसा ही होता है, मैग्मा जो होता है जब वो सरफेस तक आ जाता है, क्योंकि क्या होता है सॉलिड रॉक्स होती हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये सॉलिड रॉक्स हैं, इससे जो कंपैरेटिवली मैग्मा जो होता है वो हल्का होता है और इसी वजह से ऊपर आना शुरू हो जाता है और वेंट्स से धीरे धीरे ऊपर आता जाता है। वेरियस फिशर्स होते हैं, उससे धीरे धीरे ऊपर आता है और इवेंचुअली अर्थ के सरफेस पे आकर या तो वहां से सीप आउट होना शुरू कर देता है या फिर वहां पे आके इरप्ट करता है। अब ये क्यों होता है मैं बताता हूं आपको। देखिए 2 तरीके का मैग्मा होता है, एक होता है थिन और आप इसे रनी भी कह सकते हैं, जिसमें पानी का जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है, और दूसरी तरफ होता है थिक, ठीक है। अब होता क्या है, अगर जो मैग्मा है आपका रनी होगा, थिन होगा, तो जो गैसेस है वो उसके अंदर ज्यादा देर रह नहीं पाएंगी, उससे एस्केप कर जाएंगी। इसी वजह से वो क्या करेगा, वो फिशर से वेंट से ऊपर तक आएगा और धीरे धीरे फिर बाहर इस तरीके से गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड टाइप का मैग्मा होता है जो कि होता है थिक। अब थिक मैग्मा है, इसके अंदर गैसेस जो होती हैं पूरी इसके अंदर इमल्सिफाई हो जाती हैं, इसके अंदर से गैसेस जो है बाहर नहीं निकल पाती, और क्योंकि गैसेस बाहर नहीं निकल पाती इसके अंदर काफी प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो जाता है। इसी वजह से वेंट्स और फिशर तक की वजह से ये ऊपर तक आता है, सरफेस तक आता है, और उसके बाद आके क्योंकि गैसेस इसके अंदर है, प्रेशर बिल्डअप हो चुका है, वायलेंट एक्सप्लोजन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे थिक मैग्मा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वायलेंट एक्सप्लोजन के लिए। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, सेकेंड हमारी बिल्कुल ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, वेरियस रिवर्स हमने नॉर्थ टू साउथ करी थी और मैंने कहा था आपको कि हम रेटल या रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर 3 स्टेटमेंट दे रखी है। रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को इनवाइट किया कि इस पर्टिकुलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए, जिसको इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि हमें इसके ऊपर कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ये एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, हो सकता है। इट इज कंस्ट्रक्टेड ओवर इंडस रिवर, इसे इंडस रिवर पे बनाया जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है इट इज लोकेटेड इन लद्दाख रीजन, ये लद्दाख रीजन में लोकेट करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी का बेस बनाते हुए पाकिस्तान ने इंडिया को कहा कि हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए, विच इज नाउ रिफ्यूज्ड बाय इंडिया। और बात करने का जो रीजन था वो यही था कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो है जो कि चिनाब रिवर पे है, तो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। इट इज नॉट ऑन इंडस, इट इज ऑन चिनाब रिवर। उससे पाकिस्तान खुश नहीं है, लेकिन एज पर लॉ देखा जाए, एज पर इंडस वाटर ट्रीटी देखा जाए, हमने जो ये प्रोजेक्ट जो इस पे हम जो काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो एज पर ट्रीटी है, कंप्लाई कर रहा है सारी टर्म्स एंड कंडीशन से। तो इसमें हमें कोई भी टॉक्स करने की पाकिस्तान के साथ जरूरत नहीं है। क्या ये लद्दाख रीजन में लोकेट करता है? नहीं, लद्दाख में नहीं। अगर आपने वो पीछे मैप देखा हो, नहीं तो दोबारा देख लीजिएगा, वो JNK वाले रीजन में जो रिवर थी वहीं पे था और ये प्रोजेक्ट भी वहीं पे लोकेट करता है। इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्या ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन? तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा ए, इट्स अ रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। पानी का यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करी जाएगी। यहाँ पे कुछ और चीजें देख लेते हैं। इसके अलावा जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, वो हमें अलाउ करती है कि आप 3 जो रिवर्स हैं, वेस्टर्न रिवर्स जिसमें चिनाब है, झेलम है, इंडस है, यहां पर रन ऑफ द रिवर जो है प्रोजेक्ट अपनी बना सकते हैं। और हमने किस पे बनाया? चिनाब पे बनाया। तो क्या हमने किसी टर्म का वायलेशन किया? नहीं किया है। सेकंड, पाकिस्तान ऐसा बिलीव करता है कि जो प्रोजेक्ट है, जिसका करंट डिजाइन है, फ्यूचर में ये इसको खतरा दे सकता है। इसी वजह से इसने वर्ल्ड बैंक को कहा है कि ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को बीच में लाना चाहता है ताकि इस इशू पे डिसाइड किया जा सके। लेकिन इंडिया का जो स्टैंड है वो काफी क्लियर है कि हमें थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने कोई टर्म्स को वायलेट किया ही नहीं है, तो हमें किसी तीसरी पार्टी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जो भी है बायलैटरल लेवल पे इसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये पूरा इसके अंदर डिस्कशन जो था वो किया गया था। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसका मेंशन कर सकते हैं जो आपका प्रोजेक्ट है चिनाब रिवर के ऊपर। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन बात करता है
with which country India has signed a contract agreement for development of 5 eco tourism zones। अभी रिसेंटली ये जो पर्टिकुलर अग्रीमेंट है ये साइन किया गया दो कंट्री के बीच में। इंडिया ने साइन किया, क्या इंडोनेशिया के साथ साइन किया है, मॉरिशस, सेशल्स, मालदीव्स। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो यहां पे इंडिया ने ये जो पर्टिकुलर अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया मालदीव्स के साथ, और इसके थ्रू 5 इको टूरिज्म जोन्स जो है वो बनाए जाएंगे एडू एटोल के अंदर। ये आइलैंड नेशन का एक एटोल है जो एक रिंग शेप का होता है। इसको मैं एक बार आपको इमेज में दिखा देता हूं। तो ये कुछ ऐसे राउंड शेप का होता है और यहां पर 5 इको टूरिज्म जो जोन्स हैं उसको बनाने की बात करी गई है। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस। मालदीव्स की जो लोकेशन है वो देख लेते हैं, फिर एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इंडिया एंड नीचे इसके सदर्न साइड पर मालदीव्स है और ये इसका एडू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखी है, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। एडू एटोल इज नोन एज सीनू एटोल। एडू एटोल जो है इसको सीनू एटोल भी कहते हैं। इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट एटोल ऑफ मालदीव्स। ये मालदीव्स का नॉर्दर्न मोस्ट एटोल है। इसका आंसर करिए। देखिए, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने अभी आपको दो इमेजेस दिखाई थी, दोनों के अंदर इसके आंसर्स थे। अगर आपने उन इमेजेस को ध्यान से देखा है और इसका आंसर उन इमेजेस की वजह से अगर आप कर पाते हैं तो इट मींस आपकी विजुअल मेमोरी काफी अच्छी है। अगर इसका आंसर उन इमेजेस की वजह से आप नहीं कर पाते तो मैं आपको यही कहूंगा कि चीजों को ध्यान से देखना शुरू करिए, क्योंकि अगर आप अपनी विजुअल मेमोरी को इंप्रूव कर लेते हो ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो एग्जाम में आप अपनी विजुअल मेमोरी से कलेक्टिव जो आपने फैक्ट्स कलेक्ट किए होंगे, कॉन्सेप्ट्स कलेक्ट किए होंगे, उसके थ्रू ही आंसर कर पाएंगे। चलिए सोचिए इसके बारे में। चलिए, पहली जो स्टेटमेंट है इसको सीनू एटोल भी कहते हैं। देखिए, मैंने आपको ये इमेज दिखाई थी, यहां पे लिखा था एडू एटोल सीनू। अगर आपने यहां पे ध्यान से पढ़ा होता तो इसको आपने आंसर कर दिया होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसको आंसर नहीं कर पाए होंगे। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। दूसरी मैंने आपको इमेज दिखाई थी, मैंने आपको कहा था ये मालदीव्स है और ये आपका एडू है, ठीक है। अब ये मालदीव्स के क्या नॉर्दर्न पोर्शन में? नहीं, दिस इज इन द सदर्न मोस्ट पोर्शन। यहाँ पे सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये कहां पे? इट इज इन द सदर्न मोस्ट एटोल ऑफ मालदीव्स। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कोशिश करिए अपनी विजुअल जो मेमोरी है उसको भी इंक्रीज करने की। जब भी चीज को देखते हैं, मैप को देखते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए, आसपास की चीजों को भी देखिए और उसे इंटरनलाइज करने की कोशिश करिए। तो यहां पे हमारा जो आंसर है ए है। अब बात करते हैं एडू के बारे में। एडू की कुछ खासियत है, वो ये है कि ये बाकी के जो एटोल्स हैं उससे अलग है, क्योंकि एक लगून है और साथ में एक नेचुरल आर्किपेलागो है। ध्यान रखिएगा। तो ये लोकेशन देख चुके हैं हम, कैसा दिखता है ये भी देख चुके हैं। तो हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इसे रिवाइज करेंगे, रिवीजन को मिस नहीं करना है। उसके बाद प्रीलिम्स मेंस का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है वो बताएंगे, एंड देन विनर ऑफ द डे के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमने डेप्सांग से स्टार्ट किया था। डेप्सांग प्लेन्स लद्दाख के अंदर है। चाइना इंडिया के बीच में बॉन्ड ऑफ कंटेंशन बने रहते हैं। गालवन इसके पास में है। अभी रिसेंटली जो है एक मीटिंग करी गई है इसके ऊपर, ताकि यहां पर जो पेट्रोलिंग हमें नहीं करने दी जा रही थी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। फिर हमने स्पुतनिक 5 के बारे में देखा था। दिस इज द वैक्सीन जो कि रशिया ने बनाई है, और स्पुतनिक फर्स्ट जो कि एक आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट था, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और बनाया किसने? इसे गामालेया इंस्टीट्यूट जो मॉस्को का है उसने रशिया डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके बनाया। फिर हमने स्टेजेस देखी थी वैक्सीन डेवलपमेंट की, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद अप्रूवल मिलता है, देन मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है और क्वालिटी कंट्रोल होता है। फिर हमने हिंदू वीमेन के जो राइट्स थे, इनहेरिटेंस राइट्स, उसके बारे में देखा था। यहाँ पे जॉइंट लीगल एयर्स का जो दर्जा है वो मिला है। हिंदू वीमेन जो है जॉइंट एयर होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर और इवन इन द इंटरस्टेट सक्सेशन, ध्यान रखिएगा। फिर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो है MC 99, ये बेसिकली एयरलाइन की लायबिलिटी के बारे में बताती है कि अगर कोई क्रैश होता है तो पैसेंजर को कितना कॉम्पनसेशन देना है। अपने आप में ही वर्ल्ड के अंदर ओनली ये ट्रीटी है। फिर हमने वेरियस नॉर्थ टू साउथ रिवर्स के बारे में डिस्कस किया था। मैप जो है काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज। फिर इसके बाद हमने डिस्कशन किया था माउंट सिनाबाग का। यहाँ पे माउंट सिनाबाग जो है एक वोल्केनो यहाँ पे इरप्ट हुआ, इंडोनेशिया के अंदर ये लोकेट करता है। 16,000 फीट तक इसका जो आप कह सकते हैं स्मोक था वो देखने को मिला था। इसकी लोकेशन जो थी वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। फिर वोल्केनो के बारे में देखा था। 3 टाइप के वोल्केनोस होते हैं, एक्टिव, डोर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। इसके बाद इरप्शन जो होता है वो जब मैग्मा सरफेस तक आ जाता है तो होता है थिन थिक, 2 टाइप का मैग्मा होता है और दोनों के अपने अपने नेचर होते हैं। फिर हमने रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में देखा था। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, किसके ऊपर बना है? चिनाब के ऊपर बना है, और पाकिस्तान जो है इससे कुछ नहीं है। कहाँ पे लोकेट करता है? JNK के अंदर लोकेट करता है ये, और ये एज पर इंडस वाटर ट्रीटी है, उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को ये कंप्लाई करता है, क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स में चिनाब, झेवल, इंडस के
के ऊपर हम ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। फिर 5 इको टूरिज्म जोन्स बनाने की जो बात करी गई थी वो मालदीव्स के साथ करी गई है। सदर्न मोस्ट पॉइंट पे ये उसका एडू एटोल जो है वहां पे लोकेट करता है, और एडू एटोल जो है इसे सीनो एटोल भी कहते हैं। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो प्रीलिम्स का आपको आंसर करना है, प्रोजेक्ट चीता क्या है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में एक लाइन में मुझे आंसर करिएगा। मेंस के लिए exam.network.com पर जाकर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। द रिव्यू टू मॉनेटरी पॉलिसी में फैसिलिटेट बिजनेसेस टू बी बैक ऑन ट्रैक अमिड्स कोविड-19 पेंडेमिक, डू यू एग्री? आपने यहाँ पे अपने ओपिनियंस आपको देने हैं, तो कोशिश करिएगा 150 वर्ड्स में इसको आंसर करने की। कल जो क्वेश्चन पूछा था उसके जो करेक्ट आंसर दिया नेहा गुलाल इज द विनर। आप मुझे, और एक अच्छी चीज जो मुझे लगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका 6 से कम स्कोर था, लेकिन रिवीजन इन्होंने करी और सेकंड अटेम्प्ट में इनका फुल स्कोर आया। अब इसका फायदा ये होने वाला है कि अगर इन 10 क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आता है, या कोई भी स्टेटमेंट जो है घुमा फिरा कर आपसे पूछी जाती है, या 2 या 3 स्टेटमेंट पूछी जाती है, तो वहां पर आपसे गलती नहीं होगी। देखिए यहाँ पे 10 बाय 10 आपने स्कोर किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव समझिए इसका 10 बाय 10 को स्कोर करने का, रिविजन करने का, वो ये है कि यूपीएससी के अंदर गलती ना हो। ठीक है, तो इसी वजह से रिवीजन में बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, इंपॉर्टेंट है। और नेहा आप हमें बता दीजिएगा networkprep@gmail.com पे कि आपको जो बुक चाहिए वो हिंदी या इंग्लिश में किस लैंग्वेज में चाहिए। फिर इसके बाद जो मार्क्स अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में स्कोर है देन यू आर इन द सेफ जोन। नीचे की ब्रैकेट में अगर आपका स्कोर है दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ताकि मिस्टेक्स जो है यूपीएससी के अंदर ना हो। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लीजिएगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो पॉलिटी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस डालते हैं या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन डालते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।